नमस्कार, हमारे साथ हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जो देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं और अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस गवई आपका एनडीटीवी पर आने के लिए। और आपके घर हम आए हैं, देख रहे हैं कि आप इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी आपने बुद्ध की मूर्ति लगाई है। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब जो 2 दिन आपके हुए हैं कैसे गुजरे हैं? सबसे पहले आपके थ्रू मैं पूरे देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से गुजरे 2 दिन। यानी जो करीब 41 साल का मेरा सफ़र रहा है एज अ लॉयर, एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस। कितना भी नहीं बोले तो काम में स्ट्रेस होता ही है, मगर 2 दिन मुझे बहुत शांति से गए। अच्छा, और फैमिली के साथ भी, आप लोगों के साथ भी काफ़ी समय का मैंने स्पेंड किया है। जी 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 परसों आप सब आए थे लंच के लिए। जी 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 दोस्तों के साथ, मेरे जूनियर्स, मेरे लॉ क्लास के साथ समय स्पेंड कर रहा हूँ 2 दिन से। जी जी। एक खालीपन सा महसूस होता होगा जस्टिस गवई? नहीं, खालीपन तो बिल्कुल अभी नहीं, अभी देखते हैं। और अभी सूर्यकांत साहब ने ओथ ली है। जी 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 जी। और ये 2 दिन में मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है ओपिनियन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, तो मैंने फिलहाल बोला है कि 1 हफ्ता तो मैं कुछ सोचूंगा नहीं। तो 1 हफ्ता आराम करूंगा जी। बहुत काम कर लिया। महाराष्ट्र में आप बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, आपको भूषण बाबू बोलते हैं। मुझे वहीं पर जाकर पता चला। तो काफ़ी लोग होंगे जो आपसे मिलना चाहते हैं कि अब तो वक्त दे दीजिए, अब तो वक्त दे दीजिए। आपने देखा होगा कि गए 2 दिन से, जब मेरा कल जन्मदिन था जी जी, और 21 तारीख को मेरा सेरेमोनियल सिटिंग था, फेयरवेल था, तो उसके लिए महाराष्ट्र में से सभी जगह से काफ़ी लॉयर्स वगैरह आए थे। जी जी जी, तो चाहते हैं, और मैं तो जाऊँगा। लोगों से मिलना अच्छा लगता है, अपने लोगों से मिलना और अच्छा लगता है। सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश से रिक्वेस्ट आ रही है। एंड आई लाइक टू मिक्स इन पीपल। एज अ जज ऑल्सो आई ऑलवेज बिलीव दैट वन शुड बी अवेयर अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज, द सोसाइटल प्रॉब्लम्स व्हाइल डिसाइडिंग द मैटर्स। तो आपको एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बस एक कॉमन सा ही सवाल है कि इतना लंबा वक्त गुजरा और एज ए चीफ जस्टिस और एज ए जज, आपके मन में कुछ ऐसा रहा कि ये और मैं कर देता, या इतना वक्त मिलता ये मैं कर देता तो काफ़ी होता? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि कैसा है कि हर एक को पता रहता है कि वो चीफ जस्टिस बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। और नॉर्मली डेट भी फिक्स रहती है, ये दिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है और ये डेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाला है। तो मैंने काफ़ी पहले से ही मेरा रोड मैप बना के रखा था कि 6 महीने में मुझे क्या करना है। मुझे ये भी पता था कि 6 महीने में से 2-2.5 महीने तो छुट्टी में जाने वाली है। समर वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन और दिवाली वेकेशन। क्रिसमस वेकेशन नहीं, दिवाली वेकेशन और दशहरा वेकेशन। तो जो चीज़ें मन में ठहराई थी करने की है, आपने देखा होगा मैंने पहले हफ्ते ही काम चालू कर दिया था। विद इन अ वीक ऑफ आई टेकिंग ओवर, विद इन 2 weeks द फर्स्ट कॉलेजियम मेट। वी डिसाइडेड रिकमेंडेशंस ऑफ द नेम्स ऑफ 3 जजेस फॉर द कॉलेजियम। काफ़ी ट्रांसफर्स के, काफ़ी चीफ जस्टिस के, तो पहले से ही तय किया हुआ था कि क्या करना है। तो आई एम रियली कंटेंटेड कि वॉट एवर आई डिजायर्ड टू डू in that short period of 6 months, I could fulfill that. कॉलेजियम की बात करें तो लोग सवाल उठाते रहते हैं, कॉलेजियम ऐसा है, कॉलेजियम जजों के बच्चों को जज बनाता है, आपका प्रोफाइल है वो वहाँ फिट नहीं होता है, आप भी जज के बच्चे नहीं हैं, फर्स्ट जनरेशन अलग से आप एकदम से, पिताजी ने कहा कि वकील बन जाओ, जज बन जाओ, सेवा करेंगे। ऊपर से फिर कोई सवाल उठाने लगते हैं, रेजोल्यूशन अब अपलोड होने बंद हो गए, कॉलेजियम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहते सब हैं। और ख़ासतौर पर वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो कॉलेजियम के जरिए आए और आकर रिटायर होने के बाद ऐसा कहें। आप उसका एक उदाहरण है, सूर्यकांत उसका एक उदाहरण है। आप इस पर क्या कहेंगे? एक गलत चीज़ है। देखिए, आपने कहा, मैं भी एक छोटे से गांव से, अमरावती जैसा गांव है जहां मेरा जो बर्थ हुआ, तो ऑलमोस्ट एक सेमी स्लम एरिया था। वहाँ मैंने आई वाज बॉर्न देयर। मेरा इनिशियल स्कूलिंग जो हुआ वो म्यूनसिपल स्कूल, सेमी स्कूल एरिया में थे, जहाँ हमको बैठने के लिए ज़मीन पे बैठना पड़ता था। सूर्यकांत जी भी एक छोटे से खेड़े से आके एग्रीकल्चर फैमिली से आए। मेरा भी, मैंने ऐसा बैकग्राउंड देखा जाए तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। और इस भारत की राज्य घटना की वजह से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। ये छोटी बात नहीं है कि भारत की राज्य घटना की वजह से मेरे जैसा एक छोटे कस्बे में पैदा हुआ आदमी, म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी, सूर्यकांत की जैसा एक विलेज में पैदा हुआ आदमी जिसने इनिशियल स्कूलिंग अपने विलेज में चालू की, यहाँ तक पहुँच सकते। दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रॉमिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये नैरेटिव गलत है कि जजेस
appoint their relative judges, appoint their kids and kids. लेकिन सर एक बड़ा सवाल है, अभी एक खबर भी आई थी नागरत्ना मैम जो हैं, जैसे नागरत्ना वो असहमति जताई कॉलेजियम से, उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए एक जज की अपॉइंटमेंट को लेकर के एलिवेशन नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सारा पक्ष, हर बार अपना पक्ष रखा, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कॉलेजियम का डिसीजन हम तो कोशिश करते हैं कि यूनानिमसली हो जाए। हर बार वी ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अ कॉन्सेंसस। कभी कभी नहीं होता, हो पाता है। पहले बार हम जो तीनों नाम रिकमेंड किए, तीनों नामों पे ऑल फाइव ऑफ ऑन द सेम पेज। दूसरे बार ठीक है, नागरत्ना मैम को थोड़ा उनका रिजर्वेशन था, एक नाम के बारे में मैं वो नाम लेना नहीं चाहूँगा। दूसरा नाम था वो तो पूरे हमारा 5 जनों की सहमति से हो गया। उनके जो व्यूज़ थे बाकी 4 लोगों ने कंसिडर किए और उन्हें लगा कि ही स्टिल डिजर्व्स कंसिडरेशन। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने नागरत्ना मैडम के ही व्यूज़ कंसिडर किए, बाकी जो कंसल्टी जजेस है, जैसे जिन जजेस ने वो जो जज थे उनके साथ में गुजरात हाई कोर्ट में या पटना हाई कोर्ट में काम किया था, उनको भी कंसल्ट किया गया। बाकी इनपुट्स लिए गए, वो 5 जनों ने हमने कंसिडर किए। नागरत्ना मैडम का कहना था कि उनका कहना जो है ऑब्जेक्शन है वो सही है, बाकी 4 को लगा ही डिजर्व्स कंसिडरेशन। ये आजकल क्या है कि आप देखते हैं सोशल मीडिया में एंड मैं कुछ बोला भी नहीं, वो आते रहता, मैंने इसको ऐसी गाली दी, मैंने इसको ऐसा लताड़ा, मैंने उसको। टेक्नोलॉजी का यूज़ तो है, टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी यूजर, पर आजकल मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी 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 जी, मैंने देखा किस तरीके से आपको ट्रोल किया गया, आपको फिर आपने फिर बताया भी कि मैंने ऐसा नहीं बोला था। तो ये जो सर बार बार होता है, ऐसे नहीं आपके साथ हुआ, ये सबके साथ होता है, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। इस पर क्या कभी आपके मन में ये आया कि कुछ एक्शन लेना चाहिए सीजीआई होने के नाते? परसों के दिन आप लोग जब थे तो मैंने बोला है कि इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। जुडिशरी के जुडिशल एक्टिविज्म के बयान में बैठेगा नहीं बैठेगा इट्स अ डिफरेंट मैटर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन सबको रोकने की। लेकिन इसी से सर एक सवाल होता है, हमने देखा इतने साल मुझे भी हो गए सुप्रीम कोर्ट में, कि आपको लगता है कहीं ना कहीं एक प्रेशर ग्रुप है जो ये देखता है कि हमारे फेवर में अगर कोई फैसला या कोई आदेश नहीं आता है तो अचानक से ट्रोलिंग शुरू होती है, ऐसा, या केस आने से पहले इस तरीके की बातचीत होनी शुरू होती है, ये ऐसा है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। और जब उनके फेवर में आता है तो ठीक है, अगर फेवर में नहीं आ रहा है तो जजों को पर्सनली भी अटैक करता है। वो तो देखा गया अपने, आजकल तो हम देखते हैं कि आज केस लगा है तो सुबह पेपर में आ जाता है इस केस में क्या क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए। ये गलत है, बिकॉज अल्टीमेटली the judges have to decide on the basis of the papers that are before them. एक आधी केस एकदम आइडेंटिकल लगे मगर उसमें अगर समझो थोड़ा सा 5-10% भी डिफरेंस रहा तो नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने उस दिन बोला कि सिर्फ सरकार के विरोध में ही सब निकाल देंगे, निर्णय देंगे तो ही वो जज इंडिपेंडेंट है, ये गलत नैरेटिव है। हम हमारे सामने पक्षकार कौन है ये देख के डिसाइड नहीं करते, हमारे सामने वो पक्षकार की केस क्या है वो देख के डिसाइड करते। तो ठीक है, कुछ मामलों में हम सरकार के बाजू में भी निर्णय देते, कई मामलों में सरकार के विरोध भी निर्णय देते। इसका मतलब ये नहीं कि हर मैटर में हमने सरकार के विरोध में ही निर्णय दिया जाए तो ही हम इंडिपेंडेंट जज है, नहीं तो फिर जजेस आर बायस्ड और जजेस आर पार्टीजन। दिस नैरेटिव इज टोटली रॉन्ग। एक अभियान चलाया जाता है कि इन्होंने ये कर दिया, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। एक और ट्रेंड हमने देखा है सर, नया कोई सीजीआई बनने वाले होते हैं तो ऐसा ही एक अभियान शुरू होता है कि इनका ये है, इनका तो वो था, ऐसा था। ये बहुत खतरनाक किस्म का ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं डैमेज तो असर करता होगा, या आप लोगों को जब अपने बारे में उल्टी सीधी चीज़ें खबरें पता चलती हैं तो महसूस तो होता होगा कि ये क्या है। मैं तो सोशल मीडिया को देखता ही नहीं हूँ, कभी कभार आधा 1 मिनट देख लिया, क्योंकि अगर इन चीज़ों को देखते रहे आप लोग तो अननेसेसरली, अरे आदमी कितना भी कोशिश करे पर बैक ऑफ द माइंड थोड़ा बहुत तो रहता है। तो मैं टोटली इग्नोर करता हूँ, देखता ही नहीं हूँ। और ये ट्रेंड तो गलत है, ये तो मानना ही पड़ेगा। जी 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 जी, लेकिन इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है फिलहाल। सोल्यूशन देखिए, अभी जैसा जैसा समय आएगा तो सोल्यूशन भी आते रहेगा। जी जी। तो सर एक और बात है, यहाँ पर हमने देखा है बहुत सारे केसेस में जब ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ चला गया मामला तो शोर मचने लगता है, एक पक्ष पूरा शोर मचाता है, वो नैरेटिव करता है, चाहे वो किसी भी मामले में। वो ये नहीं देखता कि जज कौन है, ये वो जज है जिसने बहुत बड़ा फैसला दिया था,
जिसने ऐसे टाइम पे रिलीफ दिया जब किसी को उम्मीद नहीं थी, वो ये नहीं देखते। और अब जब आप रिटायर हो गए हैं और कमान आपने दे दी है दूसरे हाथों में, तो आपको क्या लगता है जुडिशरी क्या इन जो ये ट्रोलिंग है और जो प्रेशर बनाते हैं, क्या इनसे घबरा जाएगी, या आगे भी आप, क्योंकि अब आप एक कमान देकर आए हैं, दूसरे लोग वहाँ पर हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं सब लोगों से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इन प्रेशर ग्रुप से उनके प्रेशर में आके कुछ डिसीजन देंगे। जजेस टेक देयर ओथ टू बी इंडिपेंडेंट। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में हमारी जो कमिटमेंट है, हम जो ओथ लेते हैं विदाउट फियर और फेवर, उसको देख के हमको काम करना चाहिए और करते रहते हैं हम सब। अभी जहाँ भी सरकार के विरोध में निर्णय देना पड़ता है तो हम दे, आपको मालूम होगा कि एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, रात को 9:30 साढ़े 10 बजे हम एक हमारे जज साहब के यहाँ कार्यक्रम था, तो वहाँ से डायरेक्ट हम 3 जजेस आ गए थे। रात को 9:30-10 बजे सुनाई नहीं करके 11 बजे तक लंबी बहस हुई। सरकार ने भी काफ़ी अपोज किया था, हमने रात को इंटरिम बेल दे दी, 2 हफ्ते में उसको कंफर्म कर दिया। और भी अनेक ऐसे मामले हैं जो पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं। कभी कभी आपने तो सुना होगा, काफ़ी बार मैंने ईडी को ओपनली क्रिटिसाइज किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और तो आपने रेस्ट्रेन भी किया है तमिलनाडु में कि पॉलिटिकल बैटल आप बाहर लड़िए। मेरा यही कहना रहा है कि जो पॉलिटिकल बैटल है आपके, वो इलेक्टेड के सामने लड़ने चाहिए। और जहाँ कहाँ भी मुझे लगा कि कोई भी एजेंसी, फिर ईडी रहे या स्टेट पुलिस रहे, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किसी पॉलिटिशियंस को विक्टिमाइज कर रहे हैं, तो मैंने 1 मिनट भी झिझक नहीं दी ऐसे मामलों में रिलीफ देने की। नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर आपको तो सब मामले मालूम ही होंगे। जी जी जी, और काफ़ी वो एक ही दौर में हुए। जी जी। आपने दिल्ली लिकर स्कैम में भी सबसे पहली राहत आपने दी आरोपियों को, जो हाई प्रोफाइल आरोपी थे आम आदमी पार्टी से भी। और इसके अलावा सर, आपने, मुझे याद है जब राहुल गांधी का केस आया था अयोग्यता वाला, तो आपने सबसे पहले कोर्ट में कहा था कि मेरे फादर जो हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में सहयोगी रहे हैं और मेरे भाई भी पॉलिटिक्स में जुड़े और हैं, तो आप लोग अगर मना करोगे तो मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। लेकिन दोनों पक्षों ने आप पर भरोसा जताया। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप कितने फेयर रहे, निष्पक्ष रहे, और सब लोग आपकी इज्जत इसी बात से करते हैं। तो सर, अब सवाल ये है कि जुडिशरी पर हमेशा निशाने पर रहती है, क्योंकि अब तो इलेक्शन भी नहीं, कोई इलेक्शन खत्म हो गया। जब हमने देखा है, जब कुछ नहीं होता है तो लोग ट्रोलिंग जुडिशरी की तरफ करते हैं। अब जस्टिस सूर्यकांत आए हैं और आगे भी बहुत सारे जज हैं आपके, बहुत करीबी। नहीं, आगे हमारी जुडिशरी जो है कितनी मजबूत रहेगी? पूरी मजबूत रहेंगी। हमारे सभी जो मेरे सक्सेसर्स है, अभी सूर्यकांत साहब है, सूर्यकांत साहब के बाद में जस्टिस विक्रमनाथ आने वाले हैं। उसके बाद में पहली देश की प्रधान न्यायाधीश जस्टिस नागरत्ना बनेगी, हमारे लिए सौभाग्य का क्षण रहेगा। उसके बाद में जस्टिस नरसिम्हा है, आगे जस्टिस महादेवन साहब, जस्टिस विश्वनाथ जी बनने वाले हैं, और कुछ कतार में है, जस्टिस बागची है, जस्टिस पंचोली है। आगे का कौन चीफ जस्टिस बना, ये अगर मालूम रहा तो जुडिशरी को स्ट्रांग करने के लिए आगे की लीडरशिप क्या है सबको मालूम रहती। जी जी जी। तो उस हिसाब से क्यूमुलेटिवली एज अ कॉलेजियलिटी करके काम करेंगे तो इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारी जुडिशरी मजबूत है, हमारी जुडिशरी किसके प्रेशर में आके काम करेंगी नहीं। जी जी। रही बात है सबका अभी जैसा इम्पार्शलिटी का, मुझे खुशी है कि मेरा जो वॉक का जजमेंट था, दोनों पक्षों ने उसकी सराहना की। जी 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 जी। मेरे ख्याल से बहुत ऐसे कम जजमेंट होंगे कि जो प्रेशर ग्रुप ने जिनको क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ हाँ, ये उनमें से एक है जिसमें किसी ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है आप कहने लगे क्योंकि अब आप रिटायर हो गए हैं। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैंने मेरे कॉन्शियस से मेरे दिल को जो सही लगा जी 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 कि कायदे से कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है, वो उसी को डिसाइड किया, तो मुझे उसमें कुछ रिग्रेट रहने की बात ही नहीं है। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कितना बोल्ड डिसीजन लिया, जिसमें लोग ये बोल रहे थे कॉरिडोर में कि इनके अलावा कोई नहीं ले सकता। जो SC/ST में क्रीमी लेयर को जो आपने फैसला दिया, अपनी कम्युनिटी, उस दिन भी आप बोल रहे थे कि मेरी कम्युनिटी मेरे खिलाफ हो गई उसके बाद, तो वो जो फैसला है उसको आप किस तरीके से, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मेरे बेटों को आप देखिए और किसी गरीब दलित समुदाय का बच्चा क्या इसको कम्पीट कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति अपना उदाहरण दे के ये फैसला दे रहा है। नहीं, मैं तो शुरू से ही, हमारे पिताजी ने भी हमें कोई शेड्यूल कास्ट की सहूलतें लेने से मना कर दिया था, क्योंकि यानी बचपन जरूर हमारा एक
हम्बल बिगिनिंग से चालू हुआ, बट उसके बाद में मेरे फादर 1964 में MLC बन गए, 68 में वो डिप्टी चेयरमैन बन गए, बाद में चेयरमैन भी बने। बम्बई आए हम, बम्बई में अच्छी शिक्षा मिली। हमारे फादर ने यही बोला कि आपको अच्छी शिक्षा मिल रही, सब फैसिलिटीज़ मिल रही, तो आपने रिजर्वेशन का लाभ क्यों लेना चाहिए। तो वो तो अपब्रिंगिंग हुआ, और मैंने देखा समाज में अपने पिताजी के साथ शुरू में तो उनके साथ काफ़ी घुमता था, पॉलिटिकल भाई ने मुझे बताया जमीन पे सोते थे दूसरे लोगों के लिए आप। जब मैं वहाँ बम्बई में वकालत करता था, महाराष्ट्र MLA हाउस में रहता था, तो हमारे वर्कर्स आते थे पिताजी को, तो जगह नहीं रहती तो कॉरिडोर में सोते थे। कॉरिडोर में, जी जी। पर एजुकेशन तो हमें अच्छा मिला। तो मैं वही सोचता हूँ कि जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन की संकल्पना दी है, जो ज़रूरतमंद है, जो सामाजिक अव्यवस्था के कारण काफ़ी पीछे रहा, उसको आगे आने की एक बाइसिकल दी हुई है। और जो आदमी, मेरे जैसा आदमी जो ऑलरेडी आगे पहुंचा हुआ है, क्या उसके बच्चों ने फैसिलिटी रिजर्वेशन लेके जो आदमी और 10 किलोमीटर पीछे है, उसका हक छीनना चाहिए कि नहीं, ये सवाल है। जैसा मैंने मेरे एक लॉ क्लर्क का उदाहरण दिया। एक फैसला जिसका जिक्र हमें ज़रूर करना चाहिए, और आप हमेशा करते हैं, आपके बहुत नज़दीक है वो, आप विदेशों में भी जब आप गए, आप वहाँ भी जिक्र किया, बुलडोजर जस्टिस। तो जो दूसरा पक्ष है, जो वो कह रहा है कि बुलडोजर जस्टिस पे एक फैसला दिया लेकिन कंटेम्प्ट नहीं किया किसी का। तो बुलडोजर जस्टिस क्योंकि आप जिक्र करते हैं, एक बड़ा फैसला था, क्योंकि पहले दिन आपने मन बनाया था ये कहते हुए कि किसी आरोपी, क्योंकि सिर्फ आरोपी है, उसका घर आप नहीं तोड़ सकते। मैंने तो आगे जाके ये भी बोला, सिर्फ आरोपी नहीं, अगर कोई कन्विक्ट भी है तो वो कन्विक्ट की शिक्षा आप उसके घर को नहीं दे सकते। जी 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 जी। उसके घर में जो उसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई वगैरह रहते होंगे, हाउ कैन दे बी पेनलाइज फॉर दैट। अभी उसमें मुझे बता रहा था, खुद भी बोल रहे थे कि मैंने सिर्फ वो सुना, मैंने फैसला सुना के छोड़ दिया और कंटेम्प्ट नहीं की। उसके बाद में जो समय कम, पहली बात तो ये कि जो प्रॉब्लम था वो पैन इंडिया बेसिस पे था, इसके लिए हमने उसी में सबको एक गाइडलाइन तैयार करके सभी को बोला था, इसका अगर वायलेशन होता है तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हो डायरेक्टली। दूसरा, आप देखा कि आप उस दिन भी सवाल आपसे पूछ रहे थे कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही कोई फाइनलिटी नहीं लेता, क्योंकि आपने कई जजमेंट रिव्यू कर दी है, फाइनल जजमेंट हुई नहीं एक पर्टिकुलर जज के आदेशों को लेकर। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात हुई, उस पर भी कुछ लोग, एक जो पक्ष था वो कह रहा था कि पुराना जो आदेश था बहुत अच्छा था, इन्होंने एक बार फिर पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है। ये बात गलत है कि मैंने सब जजमेंट्स रिव्यू की। मैंने मेरे चीफ जस्टिस के कालखंड में सिर्फ 2 ही जजमेंट रिवर्स की। एक था IBC का, जो जजमेंट दिया गया था 2 जजेस बेंच ने, वो इट वॉज अनसेटलिंग द लीगल पोजिशन। वो आपने जजमेंट, मैं मेरे जजमेंट के बारे में कुछ जस्टिफाई करना नहीं चाहूँगा, जजमेंट में हमने ब्लैक एंड वाइट में जो लिखना था वो लिखा है। और all the 3 judges were of the considered view that the view requires reconsideration. The law which was laid down by 2 judges was not in consonance with the earlier category of judgments running over last 7-8 years. ऐसे इसमें अगर हम उसको रिकॉल नहीं करेंगे तो we will be failing in our judicial division. वन शक्ति के बारे में आपको बोला मैंने कि, और तीसरी बात है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के बारे में सवाल देती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, और ओपिनियन मांगती है, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू आंसर दैट क्वेश्चन। और उसमें हमने तो क्लियरली बोला है कि हम उसको स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जो इंटर डिसीजन हुआ है उसको हम रिवर्स नहीं कर रहे। वी आर ओनली कंसिडरिंग द लीगल पोजिशन, वी आर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर जजमेंट्स ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। जुडिशरी की गरिमा बनाने के लिए आपको लगता है कि थोड़ी सी और सख्त होने की जरूरत है जुडिशरी को? कंटेम्प्ट के बारे में हमेशा कहा गया है कि मैजेस्टी ऑफ लॉ लाइज नॉट इन पनिशिंग समवन बट इन फॉरगिविंग समवन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ ईच केस, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन जज टू जज। जैसा हमारा जब वन शक्ति का बेंच चल रहा था तो कुछ लोगों ने बोला कि मैंने जो किया वो गलत था, तो मैं बोला कि मुझे सही लगा, मैंने किया। हमारे एक कलीग थे तीसरे, उन्होंने बोला कि उनका इस बारे में परसेप्शन व्यू अलग है। तो नो जज और नो इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल। अपने हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, तो हर एक का परसेप्शन, उनका बैकग्राउंड, वो किस तरह से उनकी सोच है वो अलग अलग रहती है। तो
ठीक है सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इतने टाइम तक यहाँ रहे, आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं जुडिशरी के बारे में? मैं देश के पूरे नागरिकों को अश्योर करना चाहूँगा कि भारत की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहे, हाई कोर्ट रहे, दे आर ऑल कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है कि हर नागरिकों के हितों का रक्षण होगा, हर नागरिक को जस्टिस मिलेगा, उसको इक्वल जस्टिस मिलेगा, इस धारणा के ऊपर मेरे सब देशवासियों ने विश्वास रखना चाहिए और फॉल्स नैरेटिव्स के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस भूषण गवई। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो अगली पारी है वो भी पहले जैसी पारी की तरह खूबसूरत हो। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।